सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब क्या है समझते हैं पहले। देखो सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब यहाँ पर ये है, स्टेटमेंट का अगर समझो तो बोला है कि इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग इम्पिडेंस एंड एनर्जी सोर्स। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पिडेंस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी सोर्स बोलते हैं। तो बोला है कि इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग इम्पिडेंस एंड एनर्जी सोर्स द करेंट फ्लोइंग इन एनी एलिमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ द करेंट दैट आर सेपरेटली कॉज टू फ्लो इन द एलिमेंट बाई ईच एनर्जी सोर्स। कहने का मतलब क्या है समझो, जैसे हम इस सर्किट को ध्यान से देखो, पहले वाले के पास इस पे दो वोल्टेज सोर्स है, एक E1 है और एक क्या है E2 है। इम्पिडेंस तो सेम है, Z1 Z2 और Z3 है। इसके अंदर करंट I1 है, इसके अंदर करंट क्या है I2 है। अब इसको देखो रिप्लेस करके जो E1 वाला पार्ट है उसको तो लिया गया, इसको रिप्लेस कर दिए, तो वहाँ से ये बच गया I1 डैश करंट है और इसके अंदर क्या है I2 डैश करंट है। फिर एक बार क्या करोगे, इसको हटा के जो सेकंड वाला वोल्टेज सोर्स है उसको लगा दो, तो इसमें देखो यहाँ से वोल्टेज सोर्स गायब कर दिया गया है और E2 वाला लगा दिया गया यहाँ पर। तो इस बार यहाँ पर करंट I1 डैश है और यहाँ पर I2 डैश है। तो क्या कह रहा है कि जो पहले वाला करंट इसके अंदर I1 होगा वो वेक्टर सम होगा, किसके बराबर होगा, इस वाले के पहले वाले करंट के और इस वाले के पहले वाले करंट के। तो I1 बराबर है I1 डैश प्लस क्या I1 डबल डैश। उसी तरह से यहाँ से I2 बराबर क्या हो जाएगा I2 डैश प्लस क्या I2 डबल डैश। इसे ही तुम्हें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे पास एक सर्किट पहले से है, तो इसमें से एक हम KVL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इस इक्वेशन के अंदर में। और ये स्टेटमेंट भी ये लिख दोगे कि जो पहले वाला करंट है ना उन दोनों के वेक्टर सम के करंट के बराबर होगा, तो दूसरा वाला जो करंट है वो दोनों के वेक्टर सम के करंट के बराबर होगा। बस ये लिख दोगे तो हो गया स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पहले वाले में KVL अप्लाई करोगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फिर बाद में इसमें भी अप्लाई करेंगे और फिर बाद में इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो पहले वाले में ध्यान से देखो, पहले वाले में E1 के लिए लेके चल रहे, मतलब इस वाले में अप्लाई किए, तो ऐसे चल रहे हो तो Z1 और Z3, तो लिखा है यहाँ से Z1 प्लस Z3 हो गया, क्योंकि दोनों क्या है सीरीज में, Z1 और Z3 क्या है सीरीज में है। तो Z1 प्लस Z3 और क्या होगा I1। करंट का डायरेक्शन इधर से ही है, लेकिन अब एक ध्यान देखो इसमें प्लस लिया गया है, Z3 I2 इसलिए लिया गया करंट की डायरेक्शन, अगर ऐसे होता तो दिक्कत होता। इस बार करंट की डायरेक्शन ऐसे है, अगर ये ऐसे होता तो ये माइनस में हो जाता, इस बार ऐसे इसलिए प्लस में हो जाएगा। तो Z3 I2 सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई कर दो। अब इसमें अप्लाई करोगे तो E2 हो जाएगा यहाँ से। अब फिर ऐसे आ रहे हो तो तो इसका मतलब क्या है, Z2 और Z3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। और फिर इसके क्रॉस जब लिखोगे, कहाँ गया, फिर इसके क्रॉस लिखोगे तो देखो Z2 और Z3 क्या हो गया सीरीज में हो गया, I2 हो गया। और फिर I1 जब, क्योंकि इधर ही आ रहा है करंट, क्योंकि इधर ही लेना है, तो इस भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो Z3 I1 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ से ना E2 को लिया गया, तो E2 माइनस इस वाले टर्म्स को इधर लेकर आ गया, तो E2 माइनस Z2 प्लस Z3 और क्या हो गया I2 इक्वल टू क्या हो गया Z3 I1 हो गया। और यहाँ से I1 निकालोगे तो I1 इक्वल टू E2 अपान में इसे डिवाइड होगा, E2 अपान में Z3 माइनस Z2 प्लस Z3 अपान में Z3 और क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं, इसी I1 की वैल्यू को ना इक्वेशन फर्स्ट में रखना है हमें, मतलब ये जो पूरा टर्म्स है I1 का, ये इसमें यहाँ पे ला के रख दो। तो फिर E1 इक्वल टू हमारे पास है Z1 प्लस Z3 तो हो जाएगा। अब I1 की जगह यहाँ पे ये पूरा टर्म्स रखेंगे, तो E2 अपान में Z3 माइनस Z2 प्लस Z3 अपान में 3 और I2 हो गया। अब प्लस में जो बच गया क्या Z3 और I2 बच गया I2। अब क्या करना है, इसको मल्टीपल कर दो, इसमें Z1 प्लस Z3 E2 अपान में Z3 हो जाएगा। इसको जब अंदर लेके जाएंगे तो Z1 प्लस Z3 अपान में Z3 हो गया और ये वैल्यू हो गई। तो जब हम माइनस का जब मल्टीपल होगा, एक में Z1 Z2 आएगा, एक में Z1 Z3 आएगा, एक में Z3 Z2 आएगा, एक में Z3 स्क्वायर आएगा और साथ में I2 भी आएगा, तो इससे ये इसको क्रॉस कर देगा, तो जाके तुमको ये टर्म्स मिलेंगे। तो यहाँ से E1 इक्वल टू मिलेगा Z1 प्लस Z3 अपान में Z3 E2 माइनस फिर Z1 Z2 यह टर्म्स मिलेगा। यहाँ से निकालना क्या है, हमें I2 निकालना है, तो I2 निकालने के लिए पूरा I2 निकाले हम लोग। तो I2 निकालने के बाद जो मिला है वैल्यू हमें माइनस E1 Z3 अपान में Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 निकाल लेना इसको तुम लोग, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ यहाँ से Z1 प्लस Z3 E2 अपान में Z1 Z2 देख लो, अगर इसको भी देखना है तो उसमें उससे कोई बात नहीं है। यहाँ से देखा जाए तो E1 निकालना, E1 हमारे पास था टर्म्स, ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, मुझे निकालना यहाँ से I2 है, तो I2 निकालना ये वाला टर्म्स है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये वाला टर्म्स पूरा इधर जाएगा, तो ये माइनस में आएगा, पहले ये माइनस में होगा और फिर इधर ऑलरेडी ये माइनस में था, तो डिवाइड करोगे तो जाकर टर्म्स माइनस, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा इसका टर्म्स इससे, तो ये टर्म्स मिल जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, फिर I2 की वैल्यू उठाओ और फिर इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारा ये वाला टर्म्स है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, I2 की वैल्यू कहाँ गई, हमारे पास ये वाला टर्म्स है, इस इक्वेशन को उठा के रखो फर्स्ट में फिर से। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में है, तो वी गेट I1 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, जैसे यहाँ I2 की वैल्यू निकली है, जब ये वैल्यू रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में, मतलब अब I2 की जगह पर रख देना है यहाँ पर,
मतलब E1 की वैल्यू जो हमारे पास है Z1 प्लस Z3 I1 है प्लस Z3 I2 है, तो जो तुम्हारे पास I2 की वैल्यू आई है ना, इस I2 को यहाँ पे रख दोगे तो वहाँ से तुमको निकल जाएगा I1 की वैल्यू। अब इसको भी लगाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर ये पूरा निकालने चल जाए आदमी तो पूरा लंबा जाएगा। तो थोड़ा ट्रिक याद कर सकते हो, I2 की वैल्यू देखो यहाँ से ध्यान से, तो E1 Z3 अपान में Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 आया है, और ये Z1 प्लस Z3 E2 अपान में Z1 प्लस Z2 ऐसे टर्म में आया है। इस वाले में देखो ध्यान से, तो I1 इजकल टू जहाँ E2 है वहाँ E1 हो गया है, Z1 की जगह Z2 प्लस Z3 E1 हो गया, सारा टर्म सेम है। और इसमें Z3 तो पहले से ही है, वहाँ पे E2 हो गया है, अब बाकी टर्म्स क्या है, सेम है। तो इस तरह से याद कर सकते हो। फिर नाउ कंसिडरिंग सर्किट बी वाले में करो। बी वाले में देखो तो सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो दो KVL अप्लाई करोगे तो E1 बराबर क्या मिल जाएगा तुमको यहाँ से, Z1 Z3 तो एक साथ है, तो Z1 Z3 और यहाँ पे करंट क्या I1 डैश है, और प्लस क्या हो जाएगा Z3 यहाँ पे क्या I2 डैश हो जाएगा। फिर इस वाले में तो वोल्टेज सोर्स है ही नहीं है, तो इधर वाला टर्म्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो जीरो हो गया है। फिर लोगे यहाँ से तो Z3 हो जाएगा यहाँ से, और साथ में क्या हमारे पास है Z3 और Z2 होगा, I2 डैश होगा, कहाँ गया Z3 और Z2 I2 डैश हो जाएगा, और Z3 I1 डैश होगा। फिर वही कंडीशन इसमें भी है, इस सॉल्विंग इक्वेशन 5 और 6 सॉल्व करके तुमको यहाँ से I2 की वैल्यू निकालनी है, और साथ ही किसकी वैल्यू निकालनी है, I1 की वैल्यू निकालनी है। मतलब I2 डैश की वैल्यू निकालना, I1 डैश की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू निकल जाएगी। फिर एक बार और अप्लाई करोगे किसमें, KVL, इस वाले में KVL, तो इस बार इधर वाला टर्म जीरो हो जाएगा और इधर की वैल्यू मिलेगी। मतलब इस बार तुमको मिलेगा Z1 Z3 और साथ में I1 डैश मिलेगा, और फिर Z2 I2 डैश मिलेगा, जो कि यहाँ पर होगा लिखा Z1 Z3 I1 डैश प्लस Z3 I2 डैश मिल गया। फिर इधर वाले टर्म में इधर तो जीरो हो जाएगा, इस बार इसमें है वैल्यू E2 बराबर Z3 I1 डैश और प्लस Z2 प्लस क्या हो जाएगा Z3 और I2 डबल डैश हो जाएगा। फिर इसमें से क्या करोगे, फिर I2 डबल डैश की वैल्यू निकालोगे और I1 डबल डैश की वैल्यू निकालोगे। अब इस इक्वेशन में जहाँ पे तुम्हारा 3 है, 3 कहाँ गया है, इक्वेशन नंबर 3, ये है ना इक्वेशन 3, 4, 7, 8, 10, 11 का यूज करके देखो। तो हमें यूज करने का मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि हम चलते हैं सीधे I1 में। तो I1 की वैल्यू कहाँ हमारे पास है, अगर देखा जाए तो I1 का टर्म्स हमने निकाला, ये I1 का टर्म निकाले हो ना, तो I1 में ये I1 डैश आया है। I1 डैश की वैल्यू क्या है, ये पूरा टर्म्स है, देखो तो ये पूरा टर्म्स किसका है, I1 डैश का हो जाएगा। उसी तरह से ये I1 डबल डैश का है, तो I1 डबल डैश कहाँ है, यहाँ से I1 डबल डैश का वैल्यू ये वाला पूरा टर्म्स हो जाएगा। तो मिलेगा I बराबर I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। उसी तरह से I2 वाले टर्म में चलो, तो I2 का टर्म यहाँ पर है, तो I2 वाले टर्म में चलोगे तो I2 डैश की वैल्यू चाहिए। I2 डैश की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये वाला टर्म देखो सीधे सीधे दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा I2 डैश। और फिर उसी तरह से यहाँ पर हमें चाहिए I2 डबल डैश चाहिए, तो I2 डबल डैश की वैल्यू भी हो जाएगी, तो यहाँ पे रख दोगे फिर I2 डबल डैश की वैल्यू, तो तुमको फिर से मिल जाएगा I2 बराबर I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, और यहाँ से I1 बराबर मिल जाएगा I1 डैश प्लस क्या, I1 डबल डैश। तो ये है कुछ नहीं, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। अब कैलकुलेशन ज़्यादा करने का मतलब क्या है कि आदमी अगर प्रैक्टिस किया रहेगा तो ही यहाँ से, मान लो हमने E1 की वैल्यू तो निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि यहाँ से E1 तो निकल जाएगा। अब E1 निकलने के बाद एक बार I2 निकाल लो, I2 तक तकलीफ है, I2 जैसे ही निकलेगा उसको रिप्लेस करके I1 की वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद करना क्या है, फिर सर्किट बी में अप्लाई करो I2 I1, यहाँ तो आसान है, ये तो हो जाएगा आसानी से, I2 I1 निकल जाएगा। फिर ये भी आसान है, फिर कंपेयर कर लो, फिर तुमको ये टर्म्स मिल जाएगा। ऑलरेडी दिमाग में हमें पहले से है कि हमें प्रूफ करना है I1 बराबर क्या, I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, और यहाँ से भी प्रूफ करना है I2 बराबर I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, तभी हो पाएगा। नहीं तो अगर देखा जाए, मान लो इसको सॉल्व करने बैठा जाए तो बहुत लंबा चला जाएगा, मतलब है कुछ भी नहीं, बस कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको निकालो रख के एक बार, फिर उसको निकालो रख के एक बार, फिर इसको निकालो रख के, मतलब लगातार रखते चले जाओगे। तो सिंपल सा तरीका वही है कि E1 की वैल्यू तक मेहनत किया जाए, I2 की वैल्यू तक काफ़ी मेहनत करो, निकालो I2 की वैल्यू को, और फिर सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटरचेंज करके निकाल लो सारा का टर्म्स। फिर ये आ गया और ये आ गया, तो फिर ये वाला तो आसान है, और इसको ले जाकर फिर दिमाग में तो बैठ ही गया है कि एक बार इसको क्या I2 यहाँ पर है, तो हमको कंफर्म पता है कि यहाँ पे I2 डैश लाना है, और यहाँ पर भी पता है कि I2 डबल डैश लाना है, और यहाँ पर I1 है तो इसका मतलब यहाँ पे I1 डैश लाना है, और ये क्या होगा I1 डबल डैश होगा। तो ये दिमाग में बैठ गया तो आराम से हो जाएगा ये कैलकुलेशन, ठीक है।